अरब सागर में भारतीय नौसेना ने लाइबेरिया के झंडा वाले जहाज को हाईजैक होने से बचा लिया। कैसे दिया इस मिशन को अंजाम भारतीय नौसेना ने? इस बारे में बातचीत करते हैं वेस्टर्न नेवल कमांड के पूर्व प्रमुख रहे वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा से। सर, सबसे पहले बताएं कि नौसेना ने एमवी लीला को किडनैप होने से कैसे बचा लिया, जबकि उस जहाज में 5-6 बंदूकधारी जो चढ़ गए थे, इस तरह की खबर आ रही है। नमस्कार और आपके दर्शकों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ, राजीव जी, नए वर्ष में ये बड़ी अच्छी खबर हुई कि हमारी नौसेना ने एक जहाज को हाईजैक होने से बचा लिया। तो इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि शुक्रवार की शाम को अ, ब्रिटिश सेंटर है एक, जहाँ की वो इमरजेंसी मैसेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। और जितने सी फेरर्स हैं, सी फेरर्स का मतलब है कि जितने लोग समुद्र में घूम रहे हैं, चाहे वो मर्चेंट शिप हो चाहे वॉरशिप हो, उनको वो बताते हैं कि किस जहाज की हाईजैकिंग की कोशिश की जा रही है और किसको मदद की आवश्यकता है। जैसा कि आपको पता होगा राजीव जी, हमारे गुरुग्राम गुड़गांव में भी एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बिल्कुल सेंटर है, जी। जिसको कि इंडियन ओशन फ्यूजन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफी रोबस्ट, काफी मजबूत सिस्टम है, जिसमें कि पूरे इंडियन ओशन के जितने भी जहाज हैं, पानी जहाज हो, जो सरफेस के ऊपर चढ़ने वाले जितने भी जहाज हैं, वो हर वक्त उनकी डेटा वॉल पे पेंट करते रहते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई इनको कहाँ से ये सब मिलती है खबर। तो एक तो हमारा सैटेलाइट है GSAT-7, जो कि टोटली डेडिकेटेड है मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए। हमारे कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिससे कि वो जुड़े रहते हैं हमारे जितने नौसेना के जहाज हैं उनसे। और तीसरा जो है, ये हमारे शिप्स और सबमरीन्स और हवाई जहाज, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, PATI, जिसकी आप चर्चा करते हैं। तो वो 24 घंटे, राजीव जी, 24 आवर्स, 30 पीपल आर ऑन पेट्रोल, ये हमेशा पेट्रोलिंग में लगे रहते हैं, जिसकी देख रेख जिसको कहते हैं, ढूंढते रहते हैं पूरे हिंद महासागर। 7 जगह है जहां वो डिप्लॉयड रहते हैं, वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसकी चर्चा कर लें। तो जी। जब खबर मिली तो हमारे सेंटर ने और ब्रिटिश सेंटर ने गल्फ में जो गल्फ ऑफ एडन चाहे रेड सी में जितने जहाज हैं, उन सबको खबर किया कि जहाज का नाम ये है, फलानी जगह पे है, उसको हाईजैकिंग की अटेम्प्ट हो रही है और कोई 5-6 बंदूकधारी उस पर सवार हो गया। तो उसी समय भारतीय नौसेना भी इसके ऊपर निगरानी रखती है। तो कमांड हेडक्वार्टर में जब ये उन्होंने देखा, उनके पास भी वही पिक्चर है जो बाकी लोगों के पास है। तो उन्होंने देखा कि भारतीय नौसेना पोत चेन्नई जो है, डिस्ट्रॉयर हमारा, वो काफी नजदीक है। तो उसको कहा गया कि तुम पूरी स्पीड से निकलो और फलाने जगह पे पहुंच के उनको सहायता पहुंचाओ। इस बीच में हमारे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसकी मैं अभी भी चर्चा कर रहा था, ये बोइंग विमान है PATI, वो पेट्रोल पे था। और उसको कहा गया कि आप जो है जल्दी से इस जगह पे जाएं और देखें कि वहां के क्रू जो है वो सुरक्षित है या नहीं। तो ये जहाज जो है सवेरे सवेरे गोधली बेला में ही वहाँ उस जहाज के ऊपर पहुंचा। और उन्होंने काफी उसके लो पास की नीची उड़ान भरी। और उन्होंने देखा कि अपर डेक के ऊपर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने वहाँ के जो क्रू है, जो चालक दल था, उससे उन्होंने कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया कम्युनिकेशन के और जी। उनके हालचाल की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कौन है आप लोग। तो उन्होंने बताया कि 21 लोग हैं, 15 भारतीय नागरिक हैं और 6 फिलीपींस के हैं। किंतु वो जहाज जो है लाइबेरिया का फ्लैग फ्लाई कर रहा था और वो जा रहा था बहरीन। तो इनको इनसे इन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करें, हमारे हमारे पोत जो है आपके पास जल्दी आने वाले हैं। और उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम पे ये वार्निंग देना शुरू कर दिया कि जो लोग भी इस पानी जहाज की, इस ट्रेड शिप की आप हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये अटेम्प्ट छोड़कर आप जल्दी जहाज छोड़कर चले जाएं, नहीं तो भारतीय नौसेना के जो कमांडो हैं वो अभी आकर आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। तो तो ये सर, यहाँ वार्निंग उनको बार बार दी जा रही थी। तो ये पीएटाई के जरिए भेजे वार्निंग दिया जा रहा था, ड्रोन सिस्टम भी थे। जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे मैसेज पास जी ऑन किया जा रहा था वहाँ? जी, ये जो हमारे हवाई जहाज है PATI, उसके अंदर पब्लिक ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी है, जिससे कि वो ओपन चैनल पे, ओपन फ्रीक्वेंसी पे
आवाज देते हैं जस्ट लाइक अ माइक और लाउड स्पीकर। तो वो हवाई जहाज के साथ ही लगा रहता है, और हवाई जहाज को जहाज के पानी जहाज के काफी नजदीक उड़ान भरना पड़ता है, ताकि उनको आवाज वहां तक सुनाई पड़ सके। अपर डेक पे, ऊपर वाले डेक पे जो अगर कोई है तो उनको सुनाई पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीर में दिखा रहे हैं, वो आपको अपर डेक दिखाई दे रहा है। तो वो अपर डेक के काफी नजदीक वो उड़ान भरे, आप देख रहे हैं उसके अंदर कमांडोज कैसे बिल्कुल उसके ऊपर चलते चले जा रहे हैं और सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि कहीं वो जो हाईजैक करने वाले लोग हैं वो कहीं ऊपर तो बैठे नहीं हुए हैं। तो उनको जब वार्निंग हुई, साथ ही साथ थोड़ी देर के अंदर ही आईएनएस चेन्नई वहां पहुंच गया, और उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर को, जो उनके हेलीकॉप्टर है शिप के ऊपर, उसको उन्होंने उड़ाया, और उनको कहा कि आप जाके अपर डेक के ऊपर देख लो कि कोई बंदूकधारी वगैरह तो नहीं है। और अभी आप जो देख रहे हैं वो हमारा बोट है, जो स्ट्रॉन्ग रबराइज्ड बोट होता है ये। इसके अंदर हमारे कमांडो जो है उनको तो शिप के सर नजदीक यहाँ तक पहुंचे। सर यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे आईएनएस चेन्नई जो है उस व्यापारिक जहाज के पास बिल्कुल पहुंचा, तो सबसे पहले जो दिख रहा है कि एक बोट जो है बहुत तेजी से उस जहाज पर जा रहा है और कमांडो निकल के जा रहे हैं सर। तो जरा मार्कोस कमांडो के बारे में बताएं सर, कैसे उन्होंने उसने सैनिटाइज किया पूरे जहाज को, एक एक जगह में जाके देखा कि कोई हाईजैकर तो नहीं है या नहीं क्या? तो राजीव जी, ये कमांडो जो है इनको मार्कोस कहते हैं, MRACOS, मरीन कमांडोज। ये बड़ी स्पेशलाइज्ड फोर्स है और काफी कमिटेड है। ये पैराशूट से भी जंप कर सकते हैं, पानी के अंदर भी सपोर्टाज कर सकते हैं, और सरफेस के ऊपर भी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग मिलती है इनको। तो इनकी जो कई बैचेस है, वो हमारे जो अमेरिकन सील हैं, जिनके बारे में आपने पहले सुना होगा, वो सेम ट्रेनिंग ये भी करते हैं। ये आपको ऐसे और भी बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय राइफल जो हैं, जो जम्मू कश्मीर में, उनकी बटालियंस के साथ भी अटैच्ड हैं, क्योंकि वहां भी कभी कभी आवश्यकता होती है कि पानी के रास्ते से जाकर दुश्मन के तोड़फोड़ करने के काम में। तो वो बड़े स्पेशलाइज है, और इनको हम 10 साल से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उस तरह की फिटनेस और उस तरह की अलर्टनेस जो है, मनुष्य का शरीर उससे ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता है। तो ये बड़े स्पेशलाइज्ड हैं, करीब हमारे एक बटालियन लेवल की हमारी फोर्स है, और सिर्फ स्पेशलाइज्ड ड्यूटी में इनको लगाया जाता है। तो जब से 2008 से जब से हमने वहां पे पेट्रोलिंग शुरू करी राजीव जी, तब से हर शिप के ऊपर इनकी एक छोटी सी कंपोनेंट, 7 8 9 10, जो भी जितना बड़ा जहाज है, उस हिसाब से उनको पूरी तरह से लैश करके रखा जाता है ऐसे काम करने के लिए। तो ये हमारे मार्गों है। दूसरा सवाल तो आपने सर पूछा कि कैसे वहां पहुंचे। जबकि हेलीकॉप्टर ने ये संदेश दे दिया शिप को और चेन्नई को कि अपर डेक में कोई खतरा नहीं दिख रहा है, कोई बंदूकधारी नहीं है, तब तक ये आपने देखा कि वो बोट से, ये स्पेशलाइज्ड बोट्स हैं इनके मार्कोस के, वो जहाज के नजदीक गए, और वहां से एक झग्गड़, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ हमारी भाषा में ग्रैपनेल एंकर होता है, उसको रस्सी में बांध के डेक के ऊपर फेंक के फंसाते हैं, और उसके बाद उसी की रस्सियों के ऊपर से चढ़ जाते हैं। तब जब वो सारे जब पहुंच गए जहाज पे, तो इमिडिएटली उन्होंने सारे पोजीशंस ले लिए अपनी बंदूक की। अपनी पिक्चरों में देखा होगा कैसे वो बंदूक लेके इधर उधर देखते रहते हैं, तो वही उन्होंने बिल्कुल वही करते हैं। तो वो देखते जा रहे थे कि कहीं कोई पीछे से, आगे से, बगल से कोई बंदूक वाला बंदूक चलाने के लिए तो तैयार नहीं है। जी उसके बाद वो धीरे धीरे देख रहे हैं, आपकी सीढ़ियों से चढ़ के उसका जो कमांड प्लेटफॉर्म है, ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं। इस बीच शिप ने और हवाई जहाज ने, P-8I ने, ये उनसे बात कर ली थी वहां के क्रू से, और उनको कहा था कि आप सिटाडेल, एक सेफ कंपार्टमेंट में रहिए। शिप तब तक उसका इंजन वगैरह ऑफ कर दिया गया था, कोई कोई कंट्रोल नहीं था। वो जहाज जो वो ड्रिफ्ट कर रहा था, जिसको कहते हैं कि सिर्फ फ्लोट कर रहा था समंदर में, जी। बिना कोई कमांड में। तो ये जब ऊपर चढ़े, धीरे धीरे जाके एक एक कंपार्टमेंट को खोल खोल के बड़ी सावधानी से इन्होंने देखना शुरू किया। आपको याद होगा कि 26/11 के टाइम में भी हमारे कमांडो, पहले कमांडो थे जो कि ताज होटल में पहुंचे थे, और उन्होंने जी हर कमरे में जाकर, और उन्होंने ही सैनिटाइज किया। 156 लोग जो बंदी हो रखे थे उनको वहां से निकाला था। और उसमें एक टेररिस्ट जो थे, 2 टेररिस्ट, उनको घायल कर दिया था, जो कि बाद में मरे हुए पाए गए थे। तो ये इनकी स्पेशल ट्रेनिंग है, ऐसे अर्बन वॉरफेयर, चाहे रेस्ट्रिक्टेड एरिया वॉरफेयर, तो चाहे लैंड के ऊपर वॉरफेयर, तो सब करते हैं ये। सर सर जरा ये भी समझाइए आम दर्शकों को कि ये जैसे कमांडो पहुंचे और आईएनएस चेन्नई पहुंचा, तो क्यों आखिर ये हाईजैकर जो है भाग गए? क्या इसमें खास बात है, क्या खासियत है
चेन्नई की आईएनएस चेन्नई की युद्धपोत की बात करें और मार्कोस की बात करें, उनका सामना नहीं कर पाए वो, जो देखिए समुद्री ऐसा है लुटेरे कि थे सर। जब हमारे हवाई जहाज P-8I ने सवेरे सवेरे जब नीचे फ्लाइंग करके उनको वार्निंग की थी, तो उनको ये समझ में आ गया था। नॉर्मली अगर वॉरशिप होती है विसिनिटी में, तो ये अपनी हाईजैक की अटेम्प्ट को छोड़ देते हैं। क्यों? उनको पता है कि इतनी ताकत है उस शिप में, इतनी ताकत है इस मार्कोस में, ऐसे वेपन्स हैं कि वो उनका सामना नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से लगता है कि उसी उसी समय के अंतर्गत जब तक ये मार्कोस आए, तो वो जहाज के किसी पीछे के रास्ते से जहां उन्होंने अपना बोट को रखा होगा, उस बोट में सवार होकर वो जहाज की दृष्टि से दूर रहकर अपना अलग होकर निकल पड़े। तो ये ये बेसिकली उनका जो भय है, अभी भी वारशिप से भयभीत रहते हैं, और कमांडो से तो बहुत ही ज्यादा भयभीत रहते हैं। क्योंकि पहले कई बार ऐसा हो चुका है कि उनकी बड़ी पिटाई हुई है, तो पिटाई हुई है, अरेस्ट हो गए हैं, और गोलीबारी में उन्होंने देखा कि उनको हाथ ऊपर करके सरेंडर करना पड़ा है। तो उस स्थिति से बचने के लिए वो पहले ही निकल गए। तो जब कमांडो ने सारे कंपार्टमेंट देख लिए, तो कमांडो ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी हाईजैकर नहीं है, और लगता है शिप छोड़कर निकल गया है। इस बीच में चेन्नई के जो हमारे क्रू हैं, ऑफिसर्स हैं, सेलर्स हैं, उन्होंने इन 21 लोगों को उन्होंने बचाकर जहाज से निकालकर अपने जहाज में कुछ देर रखा था। और वहीं पे सर आपने जी, देखा कि वो नारा लगा रहे थे, भारत जी माता की जय। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये मैं वो बहुत वीडियो बड़ी सुनाना बात है। चाहूंगा कि जो लोग जो बाहर उनको सुरक्षित निकाला गया आईएनएस चेन्नई के जरिए जो है, वो किस तरह के नारे लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता बिल्कुल। तो सर ये ऑपरेशन काफी मुश्किल रहा होगा, कई सौ किलोमीटर दूर जो भारतीय समुद्री सीमा है, जिसको सपोज कीजिए कि 400 किलोमीटर तक मानते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, उतना दूर जाके ऑपरेशन करना एक बहुत मुश्किल रहा होगा, चैलेंजिंग रहा होगा सर। जी, चैलेंजिंग तो देखिए, ये आप समझ लें कि भारतवर्ष की जो जो हमारी जो जमीन की सीमा है, तो इंडियन ओशन जो है, हिंद महासागर काफी बड़ा है राजीव जी। अगर जी। आप मद्रास के आसपास कहीं खड़े हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो 3,000 किलोमीटर की परिधि में है। वो डायमीटर जो है वो 3,000 किलोमीटर है, मतलब 1,500 किलोमीटर आपको पश्चिम, और करीब करीब 1,500 किलोमीटर पूरब। तो ये पश्चिम में हुआ है। लेकिन नौसेना का डिप्लॉयमेंट ऐसे ही होता है, जमीन के पास तो नहीं होगा, क्या करेंगे जमीन के पास। उनका काम ही होता है, जिसको कहते हैं सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसकी सुरक्षा करनी। जिस सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन उसको कहते हैं समुद्री रास्ता, वो जहां से कि विश्व का व्यापार ट्रेवल कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि भारतीय शिप। ये आपने देखा होगा, ये हमारा एम नहीं है। हमारा एम है जो भी सी फेरर है, जितने भी ट्रेड शिप्स हैं, ये उनका राइट है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज है उनका, कि वो कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। तो जब तो उनको सर कोई असुविधा क्रिएट करता है, तब भारतीय नौसेना एक्शन में आती है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि हम लोग हिंद महासागर में क्लेम करते हैं कि वो भारतीय इलाका है, मतलब एक मानते हैं कि हमारा प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है, लेकिन ये दूसरा बिल्कुल अलग इलाका है, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर से। तो ये जो रूट है सर, ये कितना हमारे लिए अहमियत रखता है सर, बहुत सी रूट अहमियत की रखता बात है करें राजीव तो। जी। विश्व का करीब करीब 80% व्यापार, ये लाल खाड़ी आपने कहा ना, रेड सी, अरेबियन सी, ये सभी इंडियन ओशन के ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि इंडियन ओशन सिर्फ दक्षिण में है। इंडियन ओशन से आप अगर नॉर्थ में आते जाएं, तो आपको अरब सागर मिलेगा। बीच में तो कोई जमीन नहीं है, पानी तो वही है। और वही अगर आप पूरब की तरफ आए, तो आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, बंगाल की खाड़ी। और ये जो है अरब सागर जो है, वो दो गल्फ के अंदर चला जाता है। एक तो ऊपर आपने देखा होगा मकरान कोस्ट की तरफ, वो अपने चला जाता है गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के अंदर, जहाँ की आपको स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है, पतला इलाका। और नीचे गल्फ ऑफ एडन और रेड सी है, जो कि अरब सागर में खुलता है, और वो रास्ता चला जाता है मेडिटेरेनियन। तो आप यही समझिए कि कोई भी मर्चेंट शिप जो ट्रेड है, जो मान लीजिए कि एशिया से या पूरब से पश्चिम यूरोप की तरफ जा रहा है, अगर ये रेड सी की तरफ से नहीं जाता, तो अफ्रीका, नीचे अफ्रीका के चारों तरफ पूरा घूम के जाना डूब जाए। पड़ता अटलांटिक पे। और वो करने से उनको समय ज्यादा लगता, ज्यादा तेल की बर्बादी होती, और पैसे ज्यादा लगते। तो अब इन्होंने किया है, रेड सी को, लाल सागर को
मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने के लिए सुएज कैनाल बना रखा है, जो कि मैन मेड है और वो इजिप्ट के कंट्रोल में है। लेकिन विश्व की एक ट्रीटी है कि उससे सभी जहाजों को आने जाने का रास्ता दिया जाएगा, लेकिन एक समय पे एक ही तरफ से शिप चलते हैं, इतना पतला है वो। तो ये जी। जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का 80% व्यापार जो है राजीव जी इसी रास्ते से होता है। तो इसीलिए हमारे लिए भी जरूरी है, हमारा भी उसमें काफी व्यापार है, 50-60% व्यापार हमारा भी है। लेकिन विश्व तो का 80% व्यापार तो बहुत ज्यादा होता है। तो शायद इसीलिए सर भारतीय नौसेना जो है अपने जो युद्धपोत जो है 6-6 युद्धपोत जो है इस इलाके में अलग अलग जगहों पर तैनात कर लिए हैं सर। ये कहीं ये भी दिखाता है कि भारतीय नौसेना की जो रीच है, पहुंच जिसको कह लीजिए, ताकत कह लीजिए, वो हर जगह अब दिखाई पड़ रही है, ऑपरेट कर जी, सकते हैं हम। ये आप बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें जो है जब से हमारी आजादी हुई है, ये नौसेना ने अपना एम बना के रखा है, क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में ये पूरा रास्ता जो है उसको भारतीय नौसेना को ही गार्ड सुरक्षित करना होगा। क्यों? हम ही इतने बड़े देश हैं इस महासागर में, हमारे जितना बड़ा देश रेसिडेंट पावर तो और कोई है नहीं। अमेरिका बाहर से आके फिफ्थ फ्लीट बना के रखा हुआ है गल्फ में, लेकिन वो कितना सपोर्ट कर सकेंगे इतनी दूर ऑपरेशन। इसीलिए भारतीय नौसेना ने शिप बिल्डिंग बहुत पहले भारतवर्ष में ही शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि 1960-70 के आसपास हमारी पहली लिएंडर क्लास फ्रिगेट हमने खुद बनाई थी, जो आया था उस जी। समय से अब तक। अब तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने लगे हैं। तो सर एक अंतिम सवाल ये है कि जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन की बात हम करते हैं पूरे सीरिया में, 2008 से भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत जो है लगातार डिप्लॉय कर रही है, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। खासतौर से इजराइल हमास युद्ध की बात करें तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे इस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सकता है? देखिए, ये जो भी समुद्र के ऊपर जो भी हाईजैकिंग या अभी जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, समुद्र के ऊपर होने वाले जितनी दुर्घटनाएं, उसका नाता, उसका उसका जड़ जो है जमीन के ऊपर है। तो इसलिए ये जी। समझना कि सिर्फ ये यहीं पे लिमिटेड है, नहीं। ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ये जमीन के वॉर और टेररिज्म का मैनिफेस्टेशन है, वो उसका ही एक श्रेणी है जो कि समुद्र में दिखाई पड़ता है। अब मान लीजिए कि ये समुद्री पायरेसी करते हैं, जिसको डाका डालते हैं, उनको तो और हाईजैक कर देते हैं, तो उतने सारे पैसे जो हाईजैकिंग के रैंसम जिसको मांगते हैं, वो पैसा जाता कहाँ है? वो उनके पास नहीं जाता है, जो जो गोली चलाते हैं उनके पास नहीं जाता, उनको तो $500 से $600 दिया जाता है। ये पैसा बड़े बड़े टेरर फंडिंग के लिए जाता है राजीव जी। और ये मैं हमेशा से कह रहा हूं कि आपने इजराइल हमास की चर्चा की, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसराइल हमास की वॉर के बाद ये जो हुथी लोगों का ऑपरेशन शुरू हो गया रेड सी में, और अभी जो हाईजैकिंग हो रही थी, मेरा पर्सनल मानना है कि इसका कुछ संबंध है, और उनको फंडिंग करने के लिए ही शिप्स की हाईजैक और ये तंग करना शुरू किया। नहीं तो एक समय था जबकि हम काफी कंट्रोल में आ गया था ये। आपने देखा होगा 2008 से हमने विश्व में पहला जहाज, पहला जो पायरेट बोट को डुबाने का श्रेय भारतीय नौसेना को है। आईएनएस तबर ने, आपको याद होगा, 2008 में उसको शूट करके डुबा दिया था। दैट्स द जी। ओनली इंसिडेंट, और सिर्फ भारतीय नौसेना ने किया, किसी ने नहीं किया। क्योंकि हम बिल्कुल एग्रेसिव हैं। हम कहते हैं नहीं, उससे रहने की कोई जरूरत नहीं है जो हमारे हमारे लोगों के लिए खतरा पहुंचा रहा है। तो ये जो है, हम ये कहेंगे, मेरा ऐसा मानना है, जो आपने प्रश्न किया, ये इजराइल और हुथी और ये हमास की वॉर से, ये हुथी जो अटैक कर रहे हैं उसका संबंध है। और हुथी जो है, ये पायरेसी से इनका जरूर संबंध है, क्योंकि उन्हें अब पैसे की जरूरत होगी, एमिनिशन की जरूरत होगी, वेपन्स की जरूरत होगी, क्योंकि उनको जो देश सपोर्ट कर रहा है, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस देश के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो बिल्कुल उनको सही भी कह पैसे रहे की हैं। कमी है। तो मेरे ख्याल से ये सब जुड़ा हुआ सवाल है। तो बिल्कुल सही कहा सर कि जाहिर सी बात है कि समुद्री लुटेरों से निपटना एक बड़ी समस्या है, जिसको लेके सबको प्रयास करने की ज़रूरत है, सारे देशों को प्रयास करने की ज़रूरत है। सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद राजीव जी।